बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने पढ़ना है टॉपिक नंबर 12.4 प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स, यूनिट नंबर 12 की। सर इसके अंदर क्या है बच्चों, इसके अंदर ना वेव्स की प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस करनी है जो कि तीन तरह की हैं। पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, नेक्स्ट है बच्चों लिखी हुई है रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स, और फिर थर्ड वन है डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। ठीक हो गया। तीनों को बच्चों हम फर्दर फर्दर डिस्कस करते हैं, इसको एग्जाम्पल के साथ इसके एक्सप्लेनेशन भी करते हैं, डायग्राम भी देखते हैं। अच्छा जी, पहली वाली टाइप है, पहली जो प्रॉपर्टी है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। अब वेव्स की रिफ्लेक्शन बेसिकली बच्चों होती क्या है, उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे नीचे देखें आपके बच्चों डिफाइन लिखी हुई है पेज नंबर 39 पे, ये देखें येलो बॉक्स में जो है, इसको मार्क कर लें, इधर हेडिंग दे दे डिफाइन। फिर डिफाइन पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ वेव्स। रिफ्लेक्शन क्या है, वेव्स का बाउंसिंग बैक होना। बाउंसिंग बैक का मतलब है वापिस पलट आना, इनटू द सेम मीडियम, अपने ही मीडियम में, एक मीडियम में से जाती है और फिर दोबारा उसी मीडियम में बच्चों आ जाती है, मीडियम चेंज नहीं करती। आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम, जब दूसरे मीडियम को टकराती है, टकराने के बाद अपने पहले ही मीडियम में वापस आ जाती है, उसे बच्चों आप कहते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक हो गया। इसको बच्चों हम इसकी जो है वो पढ़ते हैं, वजाहत किस तरह से करेंगे डायग्राम से। अब बच्चों स्टार्ट में आप यहाँ पे हेडिंग दे दें एक्सप्लेनेशन, ये हो गई इसकी वजाहत। रिफ्लेक्शन अकर्स, रिफ्लेक्शन कब वाकया होती है, व्हेन वेव स्ट्राइक्स सरफेस एंड बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम, जब वेव्स टकराती हैं कि सरफेस से और फिर वापस पलट आती हैं अपने ही मीडियम में, उसे आप कहते हैं रिफ्लेक्शन। वही डिफाइन को दोबारा एक्सप्लेन कर रहे हैं। दिस बिहेवियर कैन बी क्लियरली ऑब्जर्व यूजिंग अ रिपल टैंक। इस बिहेवियर को बच्चों आप लोग क्लियरली जो है वो इसका मुशाहदा कर सकते हैं, किसको यूज करके, रिपल टैंक को यूज करके। रिपल टैंक का बच्चों तरीका आपने पीछे पढ़ा था, आपको पूरा समझाया गया था, दोबारा देख लेते हैं। इन दिस सेटअप, इस सेटअप में क्या होता है, व्हेन स्ट्रेट वाटर वेव्स जनरेटेड बाय अ वाइब्रेटिंग बार मूव अक्रॉस द टैंक एंड स्ट्राइक अ बैरियर, दे रिफ्लेक्ट फ्रॉम द सरफेस। क्या कह रहे हैं, ये देखें बच्चों, ये आपके पास एक रिपल टैंक बना हुआ है, आपको यहाँ बताया था, ये आपकी ग्लास की रेक्टेंगुलर एक ट्रे होती है, ग्लास की बनी होती है। इसके यहाँ पे बच्चों ये आपके पास एक लकड़ी का वुडन का बार लगा हुआ है, जिसको बार बोल देते हैं। यहाँ बच्चों मोटर लगी हुई है। जैसे ही आप मोटर को ऑन करते हैं तो आपकी ये जो बार है ना, मोटर जैसे मोटर वाइब्रेट करती है, उसकी वाइब्रेशन से बार भी वाइब्रेट करता है, और उसके साथ जो नीचे पानी होता है, यहाँ बच्चों पूरा पानी होता है स्ट्रे के अंदर, और वो वाटर जो होता है बच्चों, वो भी उसके अंदर जो है क्या डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है, क्यों करके बच्चों इस फॉर्म में वेव्स जो है बच्चों पैदा होना शुरू हो जाती हैं। यहाँ पे आपको उन्होंने स्ट्रेट लाइन से शो किया, तो वेव्स इस तरह की भी हो सकती हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, उनको बच्चों आप नीचे दें, ये जो स्क्रीन लिखी नीचे आपने दिखाई हुई है, उससे बच्चों आप इनको देख भी सकते हैं। आपने इसके अंदर बच्चों आगे यूं क्या ना एक रुकावट रख दी है, बैरियर। बैरियर रख दिया, स्ट्रेट बैरियर इसको बच्चों बोलते हैं। बैरियर का मतलब होता है रुकावट। आपने कोई भी रुकावट रख दी है, जैसे ही वेव्स बच्चों इसके साथ टकराएंगी, दोबारा पलट के वापस उसी मीडियम में, यानी उसी पहले वाले मीडियम में वापस चली जाएंगे। इसी बात को बच्चों आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ये देखें, ये हमारे पास वेव्स आ रही हैं। वेव्स जो है ना बच्चों, ये हमारे पास स्ट्रेट है, ये देखें उन्होंने यहाँ पे स्ट्रेट शो की है, ब्लू लाइंस लगाई हुई हैं। वेव्स बच्चों हमारे पास एंटर हो रही हैं, ये बैरियर रखा हुआ है। जैसे ही वाटर वेव्स आएंगी, इसके साथ बच्चों स्ट्राइक करेंगे। स्ट्राइक करने के बाद उन्होंने जो आफ्टर स्ट्राइकिंग जो है वेव्स बच्चों, ये रेड लाइन से शो की हुई है, और इनकी वेवलेंथ थोड़ी सी कम हो गई हुई है। और ये बच्चों जो है वो इन्होंने क्या किया, पहले वो स्ट्रेट थी जो आपके पास वेव्स थी, उसके बाद वेव्स पाएंगी हैं हॉरिजॉन्टल। उन्होंने बच्चों शेप उनकी वही है, सिर्फ उन्होंने थोड़ी सी अपनी डायरेक्शन समझ ले बदल दी है। मींस कि उन्होंने पहले वो स्ट्रेट थी, उसके बाद वो हॉरिजॉन्टल हो गई हुई है, सिर्फ अपने जो है वो चेंज चेंज हो गई, थोड़ी सी चेंज हो गई है। और वेव्स जो है उसके बाद स्ट्राइक करने के बाद बच्चों वापस जो है उसी पहले मीडियम में, ये देखें टकराने के बाद वापस इसी मीडियम में वापस आ जाएंगे, पहले मीडियम में, उसे आप कहते हैं रिफ्लेक्शन। अब इसके अंदर देखें, ये पढ़ते हैं आगे फिर आपको पता लग जाएगा। यहाँ बच्चों आप हेडिंग दे दे, फर्स्ट टू लाइंस में हेडिंग दे एंगल ऑफ इंसिडेंट्स। ये बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंट्स की डिफाइन है, द एंगल एट विच द वेव्स अप्रोच द बैरियर इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंट्स। एंगल ऑफ इंसिडेंट्स बच्चों क्या होता है, ऐसा एंगल जिस पर वेव क्या करती है, अप्रोच करती है, किसकी तरफ को, रुकावट की तरफ आती है। देखें जब आपके पास वेव आ रही होती है ना रुकावट के पास, उसको आप बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। इस तरह आपको ये डायग्राम में शो किया हुआ है, इंसिडेंट वाटर वेव। ये देखें जब ये आ रही है, यहाँ पे जो आपके पास ये बन रहा है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंट्स का भी आपको एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि पहले पढ़ लेते हैं ना एंगल ऑफ, ये भी रिफ्लेक्शन फिर बताते हैं ये। नेक्स्ट बच्चों हेडिंग दे दें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो स्टार्ट करेंगे, द एंगल एट विच दे रिफ्लेक्ट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वो एंगल जिससे आपके पास वेव रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है, उसे आप बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें देखें आप, आपके पास बैरियर है, वेव आपके पास आई है, टकराई है, टकराने के बाद बच्चों वापस चली गई अपने मीडियम में। इसमें क्या है आपके पास, आप क्या करेंगे, यहाँ पे ना बच्चों आपने क्या करना है, एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल हमारे पास कोई भी स्ट्रेट लाइन होती है।
जो कि हमारे पास यहाँ पे देखिए 90 का एंगल बना रही होती है। अब क्या करेंगे, जैसे ही हमारे पास वेव टकराएगी ना, टकराने के बाद बच्चों इस नॉर्मल के साथ यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा ना, ये जो आप लोगों ने ये एंगल बच्चों ये जो आपको शो किया हुआ ये एंगल, इस एंगल को बच्चों आप कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो नॉर्मल के साथ और उस बैरियर के साथ बन रहा होता है। उसके बाद जैसे ही वेव बच्चों टकराने के बाद वापस जाएगी, ये जो नॉर्मल के साथ और उस बैरियर के साथ एंगल इस साइड पे बन रहा है, उसको बच्चों आप कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बच्चों को इसके अंदर बता रहे हैं कि इंसिडेंस एंगल क्या है और रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्शन वाला एंगल क्या है। ये बच्चों आपने करना है। और ये जो नॉर्मल होता है ना, ये इस तरह से आप ड्रॉ करते हैं कि ये हमेशा से बैरियर के साथ जो 90 का एंगल बना रही होती है। ठीक हो गया। और इसके अलावा ये जो आपके पास दो एंगल बनते हैं ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये बच्चों हमेशा इक्वल होते हैं। ये हमेशा इक्वल होते हैं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि डिफरेंट हो। अब देखिए यहाँ पे आप हेडिंग दे सकते हैं नेक्स्ट पे, यहाँ एंगल ऑफ ये वाला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन 2 मार्क्स से डिफाइन भी आ सकती है। दीज टू एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं हमेशा। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आप ये भी कह सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ये 2 मार्क्स की डिफाइन आ सकती है कि डिफाइन करें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को, तो बच्चों आप ये फार्मूला लिख दें, साथ आप बताया दोनों एंगल इक्वल होते हैं, सो हम इसको कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट बच्चों एक्सप्लेनेशन भी हो गई, 3 डिफाइंस भी हो गई, आगे इसकी अपनी डिफाइन होगी। नेक्स्ट देखें लास्ट वाली 2 लाइन्स जो है, इसको बच्चों आप एज एग्जांपल ले सकते हैं कि इसको कहाँ कहाँ इसका ये प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ अप्लाई होती है। ये आप कह सकते हैं दिस प्रॉपर्टी इज कॉमन टू ऑल टाइप्स ऑफ वेव्स, ये तमाम किस्म की वेव्स पे अप्लाई की जा सकती है। जैसे कि वाटर वेव्स हैं, साउंड वेव्स हैं, साउंड वेव्स में बच्चों इको आ जाती है। इको क्या होती है, इको को बच्चों आप कहते हैं गूंज। अब गूंज क्या होती है, फर्ज करें आप किसी खाली रूम में हैं और वो जैसे आप वहां पे बोलते हैं तो आपकी आवाज जो होती है बच्चों वो वॉल्स के साथ टकरा के वापस आ जाती है। ठीक है, आपको अपनी आवाज सुनाई देती है, इसको बच्चों आप कहते हैं इको। इको मीन गूंज, जो कि आपको आवाज सुनाई दे रही होती है, दीवारों से टकरा के वापस आ जाती है। एंड लाइट वेव्स ऐसे नहीं मिरर, अब मिरर में जब लाइट बच्चों फॉल करती है तो क्या होता है, आपको उसमें भी लाइट जो होती है रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती है अपने पहले मीडियम में। इसमें इसका मतलब है यहाँ पे भी इसका क्या होता है, क्या यूज हो रहा होता है, रिफ्लेक्शन का यूज हो रहा होता है। तो बच्चों ये टॉपिक आपने किस तरह से टर्न करना है, ये अगर शॉर्ट में आएगा फिर तो आपने 10 बच्चों डिफाइन लिखनी है, साथ ही लास्ट 2 लाइन्स मेंशन कर दें और एनफ है। बाकी ये डायग्राम बनाना चाहें तो बना लें, लेकिन अगर लॉन्ग में आएगा फिर बच्चों आप ये डिफाइन थोड़ी मुश्किल है, पर अगर बना सकते हैं तो बच्चों बना लीजिएगा। डिफाइन पहले लिखेंगे, फिर ये लास्ट 2 लाइन्स लिख लें, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन लिखें और साथ ये डायग्राम बनाएं, और फिर ये 3 डिफाइन जो है इनको 2 लाइन्स में करके तो इनको बच्चों मेंशन कर दें। ओके बच्चों, नेक्स्ट टाइप डिस्कस करते हैं जो कि है हमारी वेव की, वो है रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। अब रिफ्रैक्शन जो है ये थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट है, वो रिफ्लेक्शन थी बच्चों, ये रिफ्रैक्शन है। थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है अपने वर्ड का, प्रोनाउंसिएशन भी इनके डिफरेंट है। ओके, देखते हैं कि अब रिफ्रैक्शन बेसिकली होती क्या है। पहले बच्चों डिफाइन पढ़ लेते हैं। रिफ्रैक्शन की डिफाइन है, व्हेन अ वेव passes from one medium into another, जब एक वेव पास करती है किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जाती है, एट एन एंगल, किसी एंगल से, इट्स वेवलेंथ, उसकी वेवलेंथ, एंड स्पीड चेंज, स्पीड भी क्या होती है, चेंज हो जाती है, कॉजिंग द वेव टू चेंज डायरेक्शन, जो कि किस चीज की वजह बनती है, जिससे क्या होता है उसकी सिम्थ भी चेंज हो जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, इसको बच्चों आप कहते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, जब एक वेव किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसमें क्या होगा, वो उसकी जो वेवलेंथ और स्पीड दोनों बदलती हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, इससे वेव की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, और इस प्रोसेस को आप कहते हैं रिफ्रैक्शन। अब देखें, इसको समझने के लिए बच्चों ये एग्जांपल देखते हैं, इसको साथ साथ पढ़ते हैं फिर आपको एक्सप्लेन करते हैं। Diffraction occurs when wave pass from one medium to into another and change direction due to change in speed। बच्चों वही डिफाइन एक्सप्लेन कर दी हुई है आपको, चाहे आप ये दोनों लाइनें बच्चों स्किप भी कर सकते हैं, आप इसकी एक्सप्लेनेशन बच्चों यहाँ से स्टार्ट कर लें, क्योंकि 2 लाइनें सेम ही है, लिखने की जरूरत नहीं है अगेन। ओके, ये हो गया। एक्सप्लेनेशन क्या है, एज द वाटर वेव्स क्रॉस इनटू दिस शैलो रीजन, कह रहे हैं जैसे ही पानी एंटर होता है शैलो रीजन में। अभी पहले हम ये देख रहे थे, ये देखें बच्चों, ये आपके पास एक डायग्राम बनी है, ये आपके पास बच्चों 2 तरह के वाटर है। एक मतलब ये लाइट ब्लू से उसने वाटर दिखाया हुआ है आपको, एक बस मीडियम को डिफरेंशिएट करने के लिए दिखाया, पानी तो ज़ाहिर एक ही कलर का होगा। ये बच्चों लाइट ब्लू है, ये डार्क ब्लू है, ये आपके पास बच्चों वेव्स बनी हुई हैं। ये आपके पास वाटर जो है डीप है, गहरा पानी है, ये जो शैलो वाटर मीन कम गहरा पानी है। अब जैसे ही हमारे पास ये उन्होंने साइड में तो सेंटर में जो है ना, समझिए आप उन्होंने बैरियर रखा हुआ है, इसको बच्चों आप बैरियर समझ सकते हैं। ठीक हो गया। अब क्या होगा, कोई बाउंड्री समझ लें, कोई बैरियर समझ लें।
अब जैसे ही आपके पास वेव बच्चों ये वेव्स बन रही हैं, वेव्स जैसे ही आएंगी यहाँ से टकराएंगी, टकराने के बाद थोड़ा सा बच्चों बेंड हो जाएंगी, ये देखिए, और अगले मीडियम में चली जाएंगी। वो दोबारा से अपने इस मीडियम में वापस नहीं आई, यानी कि वो डीप वाटर में वापस नहीं आई। इस केस में आपके पास मीडियम दो तरह के हैं, एक डीप वाटर है और एक शैलो वाटर है। अब देखिए इसके अंदर इनकी वेवलेंथ देखिए ज्यादा है, इसकी कम है, वो भी हम आगे भी एक्सप्लेन करते हैं आपको। अच्छा, क्या कह रहे हैं कि जैसे ही वाटर वेव क्रॉस करती है शैलो रीजन को, देखिए वाटर वेव्स आई हैं और वो इस रीजन में शैलो रीजन में एंटर हो गई हैं। दे स्लो डाउन, वो क्या होती हैं, सुस्त हो जाती हैं, एंड बेंड, और झुक जाती हैं, डेमोन्स्ट्रेटिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। किसको जाहिर करती हैं, रिफ्लेक्शन को। ऑल्दो द स्पीड एंड वेवलेंथ ऑफ द वेव्स चेंज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। अब कह रहे हैं इस पूरे प्रोसेस के इनकी स्पीड और इनकी वेवलेंथ क्या हो जाती है, चेंज। कैसे चेंज होगी वेवलेंथ, ये देखें बच्चों, दो वेव्स के दरमियान होता है डिस्टेंस को जो आप बोलते हैं लैम्डा, और लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ। अब देखिए यहाँ पे वेवलेंथ आपकी तकरीबन ये देखिए कितनी ज्यादा है दरमियान में। जब आप आगे शैलो रीजन में जाएंगे, यहाँ पे देखें इनकी वेवलेंथ कितनी कम हो गई है, देखा। इसका मतलब वेवलेंथ आपके पास चेंज हो जाती है कब, जब आपके पास वेव एंटर होती है किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर, और साथ जब लैम्डा चेंज हो रहा है, साथ बच्चों इनकी स्पीड भी चेंज हो रही होती है, ठीक है। लेकिन एक चीज सेम रहती है, वो कौन सी है, देयर फ्रिक्वेंसी रिमेन द सेम। फ्रिक्वेंसी ने चेंज नहीं होना, ठीक है, क्योंकि आपके पास जिस मोटर को वाइब्रेट करने से वेव जनरेट हुई है, अब जो मोटर है आपके पास बच्चों, उसकी तो अपनी फ्रिक्वेंसी है, उसी फ्रिक्वेंसी के साथ बच्चों वेव्स यहाँ भी पैदा हुई, यहाँ पैदा हुई। ऐसा तो नहीं ना है कि डीप वाटर में मोटर और थी, इधर आके मोटर और हो गई है, मोटर तो सेम रही है, इसलिए जो फ्रिक्वेंसी मोटर की थी वही फ्रिक्वेंसी बच्चों, उसी फ्रिक्वेंसी से बच्चों ये वेव जनरेट हुई है। यानी कि सोर्स की फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं हुई, तो लिहाजा इनकी फ्रिक्वेंसी भी चेंज नहीं होगी, वो सेम रहेगी। अब ये बच्चों एमसीक्यूज बन सकता है कि फ्रिक्वेंसी जो आती है वो सेम होती है, किसमें होती है, वो आपको नाम याद रखना है। नेक्स्ट कह रहे हैं दिस बेंडिंग अकर, ये बेंडिंग बच्चों वाकया होती है कब, बिकॉज वेव ट्रेवल फास्टर इन डीपर वाटर। क्योंकि ये आपके पास जो वेव्स होती हैं वो क्या करती हैं बच्चों, वो डीपर वाटर के अंदर ज्यादा तेजी से ट्रेवल करती हैं। ये देखें वेव्स यहाँ पे उनकी स्पीड तेज होती है डीप वाटर में, एंड स्लोअर इन शैलो वाटर, और शैलो वाटर के अंदर उनकी स्पीड कम होती है। ये बच्चों एमसीक्यूज बन सकता है कि डीपर वाटर में स्पीड का क्या रोल है, इधर फास्टर इधर स्लो, एंड क्रिएटिंग अ नोटिसेबल चेंज इन डायरेक्शन, और क्या करती हैं, इसी वजह से उनकी डायरेक्शन जो होती है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ तक कर लें डायरेक्शन तक, ये पैराग्राफ वही सेम है तकरीबन, इसको छोड़ दें। ये बच्चों आपकी होगी एक्सप्लेनेशन, ये होगी डिफाइन। ये बच्चों हमारे पास टॉपिक था रिफ्रैक्शन ऑफ वेव का। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट लास्ट टाइप की तरफ, जो कि है हमारे पास डायफ्रैक्शन ऑफ वेव। अब डायफ्रैक्शन ऑफ वेव की डिफाइन क्या होती है उसको बच्चों आप पहले देख लें, नेक्स्ट पेज पे वो मेंशन है। डायफ्रैक्शन ऑफ वेव बच्चों क्या होती है, द स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स, वेव्स का फैलाव, वेव्स का फैलना, व्हेन दे पास थ्रू अ स्लिट और मूव अराउंड एन ऑब्स्टेकल। जब वो पास करती है कहाँ, स्लिट का मतलब होता है कोई भी खाली जगह से, या मूव कर रही होती है किसी रुकावट के गिर्द मूव कर रही होती है, उसे बच्चों आप कहते हैं डायफ्रैक्शन। ठीक हो गया। तो वेव्स फैलती किस तरह से वो बच्चों आपने इसके अंदर देखना है डायफ्रैक्शन में कि किस तरह से वेव्स का फैलाव होगा। ओके बच्चों, डायफ्रैक्शन के लिए कुछ 3 पॉइंट्स हैं, उसको देख लेते हैं। ये बच्चों आप स्टार्ट करेंगे यहाँ से फर्स्ट पॉइंट से। फर्स्ट पॉइंट है बच्चों, आप हेडिंग दे सकते हैं, साइज ऑफ स्लिट इज वाइडर देन द वेवलेंथ। इन तीनों की हेडिंग दे के बच्चों फिर 3 पॉइंट्स बने हुए हैं, तीनों के डायग्राम बनी है। बुक वाली डायग्राम बच्चों इतनी क्लियर नहीं है ना, वो सही शो कर रही है, तो इसके लिए मैं आपको ना सेपरेट डायग्राम भी शो करवाती हूँ। उसको देख के बच्चों आपने डायग्राम समझ भी लेनी है और साथ बना भी लेनी है, ताकि आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में आसानी हो जाए। ओके बच्चों, देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट पॉइंट है, when the size of slit is wider than the wavelength। इसके अंदर क्या कह रहे हैं, आप बच्चों पहले हेडिंग देंगे, साइज ऑफ स्लिट इज वाइडर देन द वेवलेंथ। तो कह रहे हैं कि जब आपके पास स्लिट का साइज, अब स्लिट क्या होती है, ऑब्स्टेकल क्या होता है, ये समझ लें बच्चों। ये जो होती है ना हमारे पास जो कॉर्नर्स में हम लोगों ने इसको बैरियर लगाए होते हैं, इसको बच्चों ऑब्स्टेकल बोलते हैं, और जो दरमियान में गैप होता है ना, इसको बच्चों आप स्लिट बोलते हैं। ठीक हो गया, ये स्लिट है और ये हमारे पास ऑब्स्टेकल है, यानी कि बैरियर है। अब कह रहे हैं जब आपके पास स्लिट का साइज, ये आपके पास स्लिट है, इसका साइज वेवलेंथ से ज्यादा होगा। देखें ये वेव बनाई हुई है, इनकी वेवलेंथ का साइज ये है, यहाँ से यहाँ तक है, ये है। और जो आपके पास स्लिट है और जो हमारे पास बनी हुई है ये स्लिट है, उसका साइज बच्चों इतना ज्यादा है। तो जब आपके पास वेवलेंथ का साइज स्लिट के साइज से कम होगा, मींस के जो स्लिट का साइज वेवलेंथ के साइज से वाइडर होगा, ज्यादा होगा, द वेव पास मोस्टली स्ट्रेट थ्रू विद ओनली स्लाइड बेंडिंग एट द एजिस। तो क्या होगा, वेव बिल्कुल सीधी पास करेगी, सिर्फ एजिस से, थोड़ा सा एजिस से बस मुड़ेगी, वरना बाकी वो स्ट्रेट ही पास करेगी। ये बच्चों पहले पॉइंट में आपको कह रहे हैं। तो आपने इस वाले पॉइंट के लिए बच्चों ये डायग्राम बना लेनी है, क्योंकि ये आपको बिल्कुल भी क्लियर नहीं, आप इसको बच्चों बना ही नहीं सकते। ओके नेक्स्ट आपके पास जो पॉइंट है उसमें क्या है,
नेक्स्ट पॉइंट में आप हेडिंग देंगे स्लिट साइज इज नियरली इक्वल टू द वेवलेंथ। इसमें क्या कह रहे हैं, जब आपके पास स्लिट जो है ना, ये देखें सेकंड डायग्राम, जब स्लिट का साइज वेवलेंथ के तकरीबन बराबर होगा, ये तकरीबन हमारा थोड़ा ज्यादा ही है इसका साइज, लेकिन आप कोशिश करें ये वाला हो सकता है इक्वल बना दें। ठीक हो गया, थोड़ा सा इसको हम ना नीचे कर लेते हैं ताकि ये इक्वल हो जाए साइज। ये देखें तो बच्चों, जब स्लिट का साइज तकरीबन वेवलेंथ के साइज के बराबर होगा, द वेव स्प्रेड आउट मोर, वेव्स जो है ज्यादा फैलेंगी, एंड अपीयर ऑलमोस्ट सर्कुलर बियॉन्ड द स्लिट, और स्लिट के बाहर जो है सर्कुलर शेप में बेंड हो जाएंगे। ये आपके पास सेकंड पॉइंट था। थर्ड है साइज ऑफ स्लिट इज स्मॉलर देन द वेवलेंथ। ये बच्चों हेडिंग दें तो लिखेंगे व्हेन द साइज ऑफ स्लिट, जब स्लिट का साइज जो है, ये देखें थर्ड डायग्राम में, स्मॉलर देन द वेवलेंथ, जब वो वेवलेंथ से कम हो जाएगा, जब वेवलेंथ से बहुत कम हो जाएगा तो क्या होगा, द वेव्स शो मैक्सिमम डायफ्रैक्शन, तो सबसे ज्यादा डायफ्रैक्शन जो है मैक्सिमम यहाँ पे होगी, फॉर्मिंग स्ट्रॉन्ग सर्कुलर पैटर्न, और सर्कुलर पैटर्न जो है बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगा। देखें सही तरह से सर्कुलर पैटर्न आपको बनता हुआ दिखाई देगा। ये बच्चों सी पार्ट की डायग्राम आपने बना लेनी है। अब इन तीनों पार्ट की डायग्राम सेपरेट भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर वेवलेंथ जो है वो इक्वल हो जाए स्लिट के साइज के, फिर क्या होगा, डायफ्रैक्शन किस तरह की होगी। अगर वेवलेंथ जो है स्मॉलर हो जाए फिर किस तरह की होगी, तो बच्चों आप फर्दर पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, साथ डायग्राम भी बना के एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अब इसको करने के बाद बच्चों आपके पास रिजल्ट है, इन तीनों पॉइंट में जो एक्सप्लेन किया गया उसका रिजल्ट बना रहे हैं, उसको बता रहे हैं दो लाइन में, इसके बाद हेडिंग दे दें आप रिजल्ट। दिस शोज दैट द अमाउंट ऑफ डायफ्रैक्शन, ये बात शो करती है कि डायफ्रैक्शन की अमाउंट है वो किस बात को शो करती है कि वो इंक्रीज होती है कब। डायफ्रैक्शन जो है उसका अमल सबसे तेज कब होता है, व्हेन द साइज ऑफ स्लिट इज क्लोजर टू और स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ वेव, जब आपके पास स्लिट का साइज जो है वो वेवलेंथ के साइज से या कम होगा या उसके करीब होगा, यानी कि उसके बराबर कह सकते हैं होगा, तो आपके पास क्या होगा, मैक्सिमम जो है क्या होगी, डायफ्रैक्शन होगी। ये बच्चों डिफाइन हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद लास्ट में आपकी एग्जांपल है, ये भी 2 मार्क्स की, शॉर्ट भी आ सकती है और लॉन्ग में आएगी, फिर भी बच्चों आपने लिखना है जब फुल टॉपिक आएगा। हेडिंग दे द एग्जांपल, इसमें क्या कह रहे हैं, अ कॉमन एग्जांपल इज हाउ वी कैन स्लिट हेयर समवन स्पीकिंग इवन व्हेन ही इज बिहाइंड अ वॉल। कह रहे हैं अगर कोई भी इंसान जो है वो आपके पास वॉल के पीछे से बात कर रहा हो तो आपको उसकी आवाज सुनाई देती है, कैसे, दिस हैपन्स, ये इस तरह वाकया होता है क्योंकि बिकॉज साउंड वेव्स विच हैव रिलेटिवली लॉन्ग वेवलेंथ, क्योंकि साउंड वेव्स जो आपके पास आ रही होती है उनकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है, डायफ्रैक्ट हो रही होती हैं अराउंड कॉर्नर्स पे, जो कमरे की कॉर्नर्स के कोनों से या फिर जो रुकावटें होती हैं दीवारों से भी टकरा के आ रही होती हैं, अलाउइंग द साउंड टू रीच अस, जो आवाज है हमारे तक पहुंच रही होती है, विदाउट अ डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट, बगैर सीधे रास्ते के, मतलब सीधा रास्ता तो नहीं होता लेकिन वो दीवारों से और कोनों से टकरा के हमारे तक मुड़ के आ रही होती है, सीधे रास्ते से टकराए, सीधे रास्ते तो हुए बगैर। तो इसका मतलब है कि हम आपके पास साउंड वेव्स जो होती हैं उनकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है, तो वो अगर आप स्टैकल भी दरमियान में रखते हैं तो आपके पास वो ट्रैवल कर सकती हैं। ओके बच्चों, ये हमारा 12.4 टॉपिक आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये रिफ्लेक्शन का टॉपिक बच्चों शॉर्ट में आ जाए फिर आपने जस्ट क्या करना है, डिफाइन लिखनी है, साथ बच्चों ये डायग्राम बना दें, एक्सप्रेशन लिखने की जरूरत नहीं है अगर 2 मार्क्स का है, लेकिन अगर लॉन्ग आए फिर बच्चों आपने डायग्राम भी बनानी है, डिफाइन, और ये सारी यहाँ से यहाँ तक बच्चों इसको एक्सप्लेन कर दें। डायफ्रैक्शन बच्चों अगर शॉर्ट में आए फिर आप जस्ट इसके डिफाइन लिखें, साथ बच्चों एग्जांपल ये दे दें 2 मार्क्स की। लेकिन अगर लॉन्ग आए फिर बच्चों आपने सारी हेडिंग देके करना है प्रॉपर, जो डायग्राम आपको बनवाई है, और साथ 3 पॉइंट्स की फर्दर सब हेडिंग दें ताकि अच्छा सा इंप्रेशन करे और एग्जामिनर पे तो आपको मार्क्स भी फुल मिल सके। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।